नमस्कार सभी को। तो देखिए हम लोग अब जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये हिंदी में भी लेके आए हैं। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कहते हैं। तो अब हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे जिससे ज़्यादा अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे पूरा रिवीजन आपका हिंदी में भी अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय के लेखक कौन है? तो इस अध्याय के अगर लेखक देखा जाए, इसके लेखक कौन है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब लेखक मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई पोयम है या कोई चैप्टर है जिसके कोई राइटर होते हैं, राइटर नहीं है। मेनली पूछा गया है किसकी कल्पना थी ये। तो ये जो कल्पना थी ये फ्रेडरिक सोरू की थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है बदल दिया जाए, लेकिन फ्रेडरिक सोरू इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप के लोगों का लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य शीर्षक वाली प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो देखिए एक पेंटिंग के बारे में पूछा गया है जिसमें क्या है, यूरोप के लोगों का लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य, तो ये शीर्षक है उस पेंटिंग का। ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सोरू ने ही बनाई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगले पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड में कहा गया फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग में यूरोप के लोगों को किसके साथ दिखाया गया था? तो यूरोप के लोगों को किस चीज के साथ दिखाया गया था? तो बंदूक बंदूक को लेकर दिखाया गया था? नहीं, झंडों के साथ, झंडे के साथ दिखाया गया था। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जो नेशनल फ्लैग था उनका, जो राष्ट्रीय झंडा था, उसके साथ में दिखाया गया था। फ्रेडरिक सोरू की कल्पना में यूरोप का भविष्य कैसा था? अब जो फ्रेडरिक सोरू ने कल्पना की थी उसमें यूरोप का भविष्य कैसा होगा, ये इन्होंने क्या माना था, किस तरीके का भविष्य होने वाला है? तो राजशाही आधारित बिल्कुल भी नहीं, निरंकुश साम्राज्य भी नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या माना था कि लोकतंत्र होगा और जो देश होगा वो गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या पूछा गया है। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछा गया है। तो 1804 में लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेपोलियन कोड का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? तो नेपोलियन कोड लागू होने से क्या प्रभाव पड़ा था, क्या चीज में बदलाव हुआ था? तो दास प्रथा की स्थापना हुई, गलत है। समान नागरिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी नेपोलियन कोड से, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही है इसका। सातवां देखिए क्या कह रहा है। संविधान और नागरिक अधिकार की भावना कहाँ से उत्पन्न हुई? तो देखिए पहली बार संविधान और जो सिटीजन राइट होता है, जो नागरिक अधिकार होते हैं, इसकी भावना कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो ये फ्रांस से उत्पन्न हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, वहीं से आई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है 1815 में यूरोप की पुनर्स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो यूरोप की जो पुनर्स्थापना करी गई थी वो किस सम्मेलन में करी गई थी? तो ये अगर देखा जाए तो वियना सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर करी गई थी। और मेनली ये कब हुआ था? तो 1815 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, तब ये पुनर्स्थापना करी गई थी किसकी? यूरोप की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो अध्यक्ष पूछा गया है, मेन चेयरमैन कौन थे इस वियना सम्मेलन के? तो ये ड्यूक मेटरनिक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था कौन मेनली? ये ऑस्ट्रिया जो है उसका विदेश मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर था ऑस्ट्रिया का, ये बात याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वियना संधि के अनुसार किस शासक को फ्रांस का राजा बनाया गया? तो फ्रांस का राजा किसको बनाया गया था, किस शासक को बनाया गया था, ये यहाँ पर बताना है। तो लुई यहाँ पर 18 को बनाया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन जो हुई थी, इसका मेन रीजन क्या था, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, ये पूछा गया आपसे। तो लोकतंत्र को स्थापित करना नहीं था, राजशाही को मतलब फिर से राजा का रूल हो जाएगा, उसकी पुनर्स्थापना करना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आते हैं। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का निर्माण क्यों किया गया? अब देखिए आपसे पूछा गया कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप जो था इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो व्यापार बढ़ाने हेतु नहीं, तो ये मेनली किया गया था राजशाही को सुरक्षित रखने हेतु। ठीक है, तो राजशाही को सुरक्षित रखने के लिए कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बनाया गया था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या जर्मन एकीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन था वो कौन था, ये यहाँ पर बताना है। तो ये बिस्मार्क था। ठीक है, तो बिस्मार्क किससे रिलेटेड है? जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है ये। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, जर्मन एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो किस ईयर में ये पूरा हुआ था? तो ये 1871 में जर्मन एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, फ्रैंको एशियन युद्ध हुआ था, उसके बाद जर्मनी जो था वो एकीकृत हो गया था। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया जर्मन साम्राज्य के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया? तो देखिए जर्मनी का जो साम्राज्य बना था उसका सम्राट किसको घोषित किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये विलियम वन को घोषित किया गया था, तो बी ऑप्शन सही है। इसको काइजर विलियम वन भी कहते हैं, विलियम वन भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इटली के एकीकरण के पीछे मुख्य भूमिका किसने निभाई? अब देखिए, अब पूछा गया है इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? तो गिसेस्पी गैरिबाल्डी की भी थी, मजीनी की भी थी, कावुर की भी थी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली जो है ये किसने स्थापित किया था, किसने बनाया था? तो ये मजीनी ने बनाया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो देखिए इटली का जो एकीकरण था वो कब पूर्ण हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1861 में हुआ था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19वें पे आते हैं, इसमें कहा गया कौन सा राज्य इटली के एकीकरण का नेतृत्व कर रहा था? तो इटली के जो एकीकरण हो रहा था उसका नेतृत्व जो था वो कौन कर रहा था, ये आपको बताना है। तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट कर रहा था, इसको पिडमॉन्ट सार्डिनिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन, ब्लड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी थी? तो ये पूछा गया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो थी ये किसकी थी, किससे जुड़ी हुई थी, मतलब किसने ये पॉलिसी दी थी? तो ये बिस्मार्क ने दी थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय एकता का विचार सबसे पहले किस आंदोलन से जुड़ा था? तो राष्ट्रीय एकता की बात अगर देखी जाए तो सबसे पहली बार जिस आंदोलन से जुड़ी थी उसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, वहीं से राष्ट्र का एक तरीके से अवधारणा निकली थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, लिबरलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो लिबरलिज्म के बारे में पूछा गया है, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो लिबरलिज्म का मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है स्वतंत्रता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंजर्वेटिव कौन थे? तो आपसे पूछा गया है कंजर्वेटिव जो होते थे ये कौन होते थे, ये बताना है आपको। तो जो परिवर्तन चाहते थे, नहीं, परिवर्तन जो चाहते थे उनको कंजर्वेटिव नहीं कहते थे। कंजर्वेटिव वो होते थे जो पुराने शासन को बनाए रखना चाहते थे, मतलब जो राजशाही चल रही थी उसको जो बनाए रखना चाहते थे उसको कंजर्वेटिव कहा गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1848 में जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो आर्थिक मंदी आ गई थी, सही है। जन असंतोष था, ये भी सही है। राष्ट्रवाद की भावना थी, ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त तो सभी आंसर सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही है इसका। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं, 1848 की क्रांति के दौरान किस देश में गणराज्य की घोषणा हुई? तो देखिए 1848 की जो क्रांति हो रही थी उसके दौरान कौन सा ऐसा देश था जहां पर जिस देश को गणराज्य घोषित कर दिया गया था? तो ये फ्रांस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लुई फिलिप जो था उसको हटा दिया गया था और फ्रांस को गणराज्य बना दिया गया था, मतलब रिपब्लिक बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां देखेंगे। 1848 की क्रांति में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई? तो महिलाओं की कैसी भूमिका थी, क्या भूमिका थी, ये बताना है। तो मतदान किया नहीं, हथियार उठाए नहीं, अधिकारों की मांग की। तो ये अपने अधिकारों की मांग कर रही थी और ये बहुत बड़ी चीज थी, पहली बार महिलाएं इस तरीके का कुछ कर रही हैं। रोमांटिज्म आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोमांटिज्म जो था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है आपसे। तो औद्योगिकीकरण नहीं था, भावना और संस्कृति को महत्व देना ये था। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां, वर्नाकुलर भाषा का क्या अर्थ है? अब देखिए वर्नाकुलर भाषा जो होती है, देखिए कुछ आपको यहाँ पर शब्द मिलेंगे, हो सकता है कि इसकी जो स्पेलिंग हो थोड़ी-सी गलत हो, तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा। इसीलिए मैं इसको प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, वर्नाकुलर भाषा है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि गूगल से ही इसको टाइप किया गया है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ी-सी हो सकता है मात्रा में मिस्टेक हो गई हो। तो वर्नाकुलर भाषा का क्या अर्थ है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जो रीजनल, जो लोकल लैंग्वेज होती थी, स्थानीय भाषा होती थी, उसी को वर्नाकुलर भाषा कहा जाता था। 29वां कह रहा है, बाल्कन क्षेत्र किन देशों को कहा गया? तो कौन से ऐसे देश थे जिनको बाल्कन रीजन या बाल्कन क्षेत्र कहा गया है? तो मेनली ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के जो रीजन थे, इनको कहा गया है बाल्कन रीजन, ठीक है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए बाल्कन रीजन जो थे, यहाँ पर जो संघर्ष हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वो किस वजह से हो रहे थे? तो साम्राज्यवादी हित थे, बिल्कुल सही है। धार्मिक विभाजन था, ये भी सही है। जातीय राष्ट्रवाद था, ये भी सही है। तो इसमें भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये 3 कारण थे जिस वजह से बाल्कन क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। 31वां कह रहा है, बाल्कन युद्ध किसके बीच हुआ? तो कौन-कौन सी ऐसी कंट्री थी, कौन-कौन सी ऐसी जगह थी जो आपस में लड़ रही थी बाल्कन युद्ध में? तो एशियाई और यूरोपीय देशों के बीच नहीं, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की के बीच में नहीं, बाल्कन राज्यों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच, ये बिल्कुल सही है। तो बाल्कन के जो क्षेत्र थे, बाल्कन के जो स्टेट्स थे वो, और ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन साम्राज्य था, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। 32वां क्वेश्चन कह रहा है, नेशन स्टेट का क्या अर्थ है? तो देखिए नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, ये पूछा गया है। तो एक राज्य जिसमें एक ही राष्ट्र रहता हो, ठीक है? तो एक ऐसा राज्य जहां केवल एक ही राष्ट्र रहता हो, इसी को क्या कहते हैं? नेशन स्टेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक समानता की मांग किसने की थी? तो राजनीतिक समानता मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी की मांग किसने करी थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो किसान वर्ग ने नहीं करी थी, मजदूर ने भी नहीं करी थी, मध्यम वर्ग ने करी थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1789, 1789। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति ने किस सिद्धांत को स्थापित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने कौन-कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, जिसको स्थापित किया था? तो स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? देखिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पूछा गया है, इसके प्रवर्तक कौन थे? ये किसने दिया था? ये दिया था रूसो ने, ठीक है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? इनकी एक किताब थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं उसी में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। बिस्मार्क किस देश से संबंधित थे? तो ऑटोवन बिस्मार्क जो हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये जर्मनी से संबंधित थे, ठीक है? मेनली ये थे प्रशिया के, लेकिन जो संबंधित पूछा जाएगा तो ये जर्मनी से रिलेटेड है, क्योंकि जर्मनी का यूनिफिकेशन इन्होंने किया था। मजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो मजीनी बताया था, यंग इटली की स्थापना करी थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिए क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का परिणाम क्या हुआ? तो देखिए जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे परिणाम क्या देखने को मिला? तो लोकतांत्रिक गणराज्यों की स्थापना हो गई, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए कंट्रीज, ठीक है? तो लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र हो गया, गणराज्य बन गए, तो ये स्थापना इन सबकी हुई है, ठीक है? तो मतलब एक राजशाही खत्म हो गई और लोकतांत्रिक गणराज्य सब बन गए थे। वियना संधि के बाद यूरोप की कौन सी विचारधारा हावी थी? ठीक है? तो यूरोप की संधि, जब वियना संधि हुई है, उसके बाद यूरोप में कौन सी विचारधारा बहुत ज्यादा हावी थी, ये बताना है। तो उस समय बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता चल रही थी, रूढ़िवाद बहुत ज्यादा चल रहा था, तो चरम पे था ये। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आ गए हो 40 क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरी पूरी सीरीज अब लेके आएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, जिससे उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।